Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, बीकानेर. स्टूडेंट्स, आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी के अंतर्गत बायोकेमिकल मेकअप ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे. प्रोटोप्लाज्म सभी कोशिकाओं में आवश्यक रूप से उपस्थित होता है. हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया क्योंकि ये सजीवों में सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है. फेलिक्स और डुजार्डिन के अनुसार इन्होंने 1835 में प्रोटोजोआ में सेल की इस अंतर वस्तु का अध्ययन किया और इसको सार्कोड नाम दिया. ह्यूगो वॉन मोहल इन्होंने 1846 में प्लांट सेल में इसका अध्ययन किया और बताया कि इनमें भी सार्कोड के समान पदार्थ पाया जाता है और इस सार्कोड नामक पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम जो था वो J.E. परकिंजे नामक साइंटिस्ट ने 1840 में दिया. ह्यूगो वॉन मोहल इन्होंने 1846 में प्रोटोप्लाज्म का महत्व सेल डिवीजन में बताया. मैक्स शुल्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने 1861 में, ओ हर्टवीज ने 1892 में प्रोटोप्लाज्म सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए ये बताया कि प्रोटोप्लाज्म सेल के भीतर पाए जाने वाला पिंड होता है. कोशिका कला द्वारा सीमित रहता है जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है. सेल में से कुछ ज्योतियां मुख्य कोशिकाओं को अलग कर देने से शेष ज्योतियां आधार पदार्थों को हम कहते हैं हाइलोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म जो होता है जीवन का भौतिक और जैव रासायनिक आधार होता है. प्रोटोप्लाज्म साधारणतः सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर स्पष्ट होता है होमोजीनस पदार्थ के रूप में दिखाई देता है जिसमें अनेकों प्रकार के कण ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं. गोलाकार आकृति के ग्लोब्यूल्स तथा विशिष्ट संरचनाएं जो होती हैं वो दिखाई देती हैं. हाइलोप्लाज्म को ही हम क्या कहते हैं, काइनोप्लाज्म, पाइनोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहते हैं. प्रोटोप्लाज्म का जो है फिजिकल गुण जो होता है इसके रासायनिक संगठन द्वारा प्रभावित होता है और जीवद्रव्य का संगठन और कार्य की भी इसके द्वारा प्रभावित होती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म एज ए कोलाइडल सिस्टम. फिशर 1894 और हार्डी जो थे इन्होंने 1899 में अध्ययन करके ये मत प्रस्तुत किया कि साइटोप्लाज्म जो होता है एक जटिल कोलाइडल तंत्र के रूप में पाया जाता है. इसमें जल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है जिसमें जैविक महत्व के अनेक घटक जो होते हैं घुलनशील और सस्पेंडेड अवस्था में पाए जाते हैं. इनमें शर्करा, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, खनिज लवण, विटामिन, हार्मोन्स और किण्वक मुख्य होते हैं. ये पदार्थ घुलनशील होने पर इसे होमोजीनस और अघुलनशील होने पर नॉन होमोजीनस या असमांगी संहति के रूप में बनाए रखते हैं. सूक्ष्म विलंबित पदार्थों से रचित जीवद्रव्य का भाग जो होता है कोलाइडल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. प्रोटोप्लाज्म का जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करें तो इसमें प्रोटीन और शुगर जो होते हैं पदार्थ से बने होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग या हाइड्रोफोबिक प्रकार के होते हैं. इनके बीच जल के अणु पाए जाते हैं. प्रोटीन और जल के अणुओं के बीच में विद्युत आवेश पाया जाता है जो कि इनके आकर्षण बल उत्पन्न करता है. प्रोटोप्लाज्म में अनेक गुण जो होते हैं इसकी कोलाइडल नेचर के कारण विद्यमान होते हैं. रासायनिक जो होते हैं इंक्लूजन्स या जेल फेज पाए जाते हैं. जेल अवस्था में इनमें विस्पंदित कण जो होते हैं सेमी सॉलिड जेली जैसी अवस्था पाई जाती है. जेल अवस्था में अनेक प्रकार के जो होते हैं केमिकल बॉन्ड युक्त होते हैं जो भिन्न भिन्न स्ट्रेंथ के होते हैं. विभिन्न बॉन्ड की स्थिरता जो होती है बंधों की प्रकृति और सामर्थ्य पर निर्भर होती है. प्रोटोप्लाज्म की अन्य अवस्था जो होती है जिसे हम सॉल्ट फेज कहते हैं, तरल अवस्था कहते हैं या सॉल अवस्था कहते हैं. जेल अवस्था सॉल अवस्था में परिवर्तनशील होती है, इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन. और इसी प्रकार सॉल अवस्था जब जेल अवस्था में परिवर्तनशील होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, जेलेशन. प्रोटोप्लाज्म की सॉल जेल अवस्था की इस यांत्रिक व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. सूक्ष्मदर्शी में देखने पर कभी कभी प्रोटोप्लाज्म बिना किसी संरचना के दिखाई देते हैं किंतु एनिमल सेल में अनेक कक्षों और भागों में विभक्त दिखाई देते हैं जिसमें कि सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं जिसके कण जो होते हैं वैक्यूल्स जो होते हैं. प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसके आधात्री भाग में
इनमें क्या पाए जाते हैं, कण और रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये कोई संरचनाएं नहीं पाई जाती, पूर्णतः होमोजीनस प्रकार के दिखाई देते हैं। प्रोटोप्लाज्म में अनेक घटक जो होते हैं जीवद्रव्य की प्रकृति को अनेक प्रकार। अल्टमान के अनुसार जो होता है 1893 में प्रोटोप्लाज्म में अनेक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म को कणयुक्त प्रदर्शित करते हैं। जीवद्रव्य जो होते हैं सूक्ष्म कण विद्यमान होते हैं जीवद्रव्य में, इसे हम कहते हैं ग्रेन्युलर नेचर को बनाते हैं और इसे प्रोटोप्लाज्म की ग्रेन्युलर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। हेनले और मैगी ने जो होता है प्रोटोप्लाज्मिक कणों को जो होता है प्लास्टिड्यूल्स नाम दिया, जबकि अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट कहा। बुशली ने 1892 में प्रोटोप्लाज्म को एल्वियोलर नेचर का बताया। इसके अनुसार प्रोटोप्लाज्म में अनेकों जो होते हैं ड्रॉपलेट्स या कुपिकाएं पाई जाती हैं, जैसे साबुन के झाग वाले जल में या इमल्शन के कणों में निस्पंदन से बनती है। इसे जीवद्रव्य की एल्वियोलर थ्योरी के नाम से जाना गया। फ्लेमिंग ने अपने अध्ययनों द्वारा जो होते हैं फाइब्रिलर थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके अनुसार प्रोटोप्लाज्म में अनेकों सूत्र जो होते हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ये सूत्र जो होते हैं माइटोम या स्पंजियोप्लाज्म कहलाते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं, और आधात्री पदार्थ जो होते हैं हाइलोप्लाज्म में होते हैं। क्लेन और कॉर्नॉय के अनुसार जो होते हैं इन्होंने स्टडी की और बताया कि प्रोटोप्लाज्म को जाल की संरचना युक्त होना पाया गया। इसके अनुसार सूत्र आड़े तिरछे रूप में व्यवस्थित होकर प्रोटोप्लाज्म के आधात्री पदार्थ को जो होते हैं नेटवर्क और रेटिकुलर स्वरूप प्रदान करते हैं, जिसे इन्होंने रेटिकुलर थ्योरी के नाम से जाना। कोहेसिवनेस की बात करें, संसर्जकता की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म में विभिन्न कण और अणु एक दूसरे के साथ किसी बल द्वारा चिपके या बंधे रहते हैं, जिन्हें वॉन डेर वाल फोर्स कहते हैं या वॉन डेर वाल बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड जो होते हैं कुछ नॉन पोलर समूह में परमाणुओं पर कम क्षमता के तथा अविशिष्ट बल युक्त होते हैं। यह गुण जो होते हैं बॉन्ड के नेचर, प्रकृति और बल की शक्ति के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। यदि हम इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी या संकुचनशीलता की बात करें तो जीवद्रव्य का यह गुण जो होते हैं जल के अवशोषण और निष्कासन हेतु महत्वपूर्ण होता है। पौधों में यही गुण जो होता है स्टोमेटा को क्रियाशील बनाए रखता है। अकोशी जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में संकुचनशील रिक्तिका द्वारा उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की यदि हम बात करें तो जीवद्रव्य शांता या विस्कस पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह गुण जो होते हैं जीवद्रव्य की विभिन्न गतियों, ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है, अमीबॉइड मूवमेंट और साइक्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट की। ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है कोलाइडी नेचर के जीवद्रव्य में निस्पंदित अनेक कण जो होते हैं जिग जैग गति करते रहते हैं, जो कि इसके परस्पर टकराने के कारण होती है। कणों के इस प्रकार की गति करने की क्रिया को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में स्टडी किया और इन्होंने नाम क्या दिया, ब्राउनियन मूवमेंट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कणों की जो होती है गति की दर भी वृद्धि होती है और इसके अनुपात में भी शांतता घटती है। जेल अवस्था में शांतता सॉल अवस्था की अपेक्षा जो होती है वो अधिक होती है। तो जैसा कि हमने बात की कि संसर्जकता जो थी जीवद्रव्य में विभिन्न कण या अणु एक दूसरे के साथ में किसी बल द्वारा चिपके और बंधे रहते हैं, जिनमें वॉन डेर वाल बॉन्ड्स कहते हैं। ये बॉन्ड जो होते हैं कुछ नॉन पोलर समूह के परमाणुओं पर कम क्षमता के या विशिष्ट बल युक्त होते हैं। यह गुण बंधों की प्रकृति और बंध की शक्ति के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। कॉन्ट्रैक्टिलिटी या हम जो होते हैं संकुचनशीलता की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म का यह गुण जो होता है जल के अवशोषण और निष्कासन हेतु महत्वपूर्ण होता है। पौधों में यही गुण जो होता है स्टोमेटा को क्रियाशील बनाए रखता है और अकोशिकीय प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम में संकुचनशील जो होती है रिक्तिका द्वारा उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। शांतता की बात करें, विस्कोसिटी की बात करें तो जीवद्रव्य जो होता है विस्कस पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह गुण जीवद्रव्य की विभिन्न गतियों, ब्राउनियन, अमीबॉइड और साइक्लोसिस हेतु रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। तो कोलाइडल नेचर के प्रोटोप्लाज्म में निस्पंदित अनेक कण जो होते हैं जो कि जिगजैग गति करते रहते हैं, जो कि परस्पर टकराने के कारण होती है। कणों में इस प्रकार की गति करने की क्रिया को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में स्टडी किया और इन्होंने क्या नाम दिया, ब्राउनियन मूवमेंट का नाम दिया। जैसे जैसे टेम्परेचर जो होता है बढ़ता है कणों की गति की दर जो होती है वो भी क्या होती है,
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कणों की गति की दर भी बढ़ती जाती है। इसके अनुपात में यह श्यानता घटती जाती है। जैल अवस्था में श्यानता जो होती है वो सॉल अवस्था की अपेक्षा कैसी होती है, अधिक। अमीबॉइड मूवमेंट या अमीबीय गति के बारे में बात करें तो इस प्रकार की गति श्वेत रक्त कणिकाओं, अमीबा, अन्य प्रोटोजोन्स में देखी जाती है। यह भी श्यानता के कारण होती है। प्रोटोप्लाज्म के सॉल जेल अवस्था के परिवर्तनों के कारण यह गति उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत जीव द्रव्य आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर बहता है, जिसके कारण अमीबा में कूटपाद बनने की क्रिया होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करें साइक्लोसिस या चक्रीय गति, तो चक्रीय गति जो होती है कोशिका द्रव्य गतियों में ये अंतः कोशिकीय गतियां हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होती हैं। इसके अंतर्गत जीव द्रव्य जो होता है चक्रीय भ्रमण करता है, जिसमें उपस्थित जो होते हैं वर्णक कण जो होते हैं, भोजन रिक्तिकाएं जो होती हैं, ये चक्राकार गति करती दिखाई देती हैं। जैसे पैरामीशियम में पाचन के दौरान होने वाली गति होती है, यह गति सॉल अवस्था में देखने को मिलती है। इसका वास्तविक कारण जो होता है वो अननोन है, अज्ञात है। किंतु यदि सेल जो होती है मेटाबॉलिज्म की गति कम होती है तो गति की दर घट जाती है, और सेल मेटाबॉलिज्म की गति बढ़ने के साथ ही चक्रीय गति की दर जो होती है बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरफेस टेंशन या पृष्ठीय तनाव की। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसमें सतही या पृष्ठीय तनाव का गुण पाया जाता है। प्रोटीन व वसाएं कम पृष्ठ तनाव रखती हैं और ये सतह पर उपस्थित होकर झिल्ली की कला का निर्माण करती हैं। रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड आदि जो होते हैं अधिक पृष्ठ तनाव रखते हैं, है ना। तो जीव द्रव्य के गहरे भागों में विद्यमान रहते हैं। अतः प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं भौतिक रूप से रंगहीन, अल्प पारदर्शी, शांत, जेली जैसा अर्ध तरल पदार्थ होता है। यह जल से भारी होता है और इसमें अनेक कण जो होते हैं वो निस्पंदित अवस्था में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, क्रियाएं करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म के केमिकल नेचर की। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है रासायनिक तौर पर जो होता है क्षीण क्षार के रूप में क्रियाशील होता है। यह जो होता है क्षीण अम्ल या क्षार में विलय होता है, किंतु सांद्र अम्ल या अल्कोहल के साथ क्रिया कराने पर ठोस में बदल जाता है। काफी अस्थिर होता है। रासायनिक विश्लेषण के दौरान जल, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। रासायनिक विश्लेषण द्वारा ज्ञात होता है कि जीव द्रव्य में आवश्यक रूप से 34 तत्व पाए जाते हैं। इनमें 12 तत्व जो होते हैं सभी में पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म का जो होता है 90% भाग जो होता है 4 आधारभूत तत्वों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और 1% से भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें सूक्ष्म मात्रिक तत्व या जिसे हम कहते हैं ट्रेस एलिमेंट, ये सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, लोह, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन होते हैं। ये तत्व जो होते हैं मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाने वाले वरन अनेक यौगिक बनाते हुए बंधित अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता बल्कि AMP, ADP, ATP, DNA, RNA के रूप में पाया जाता है। अनेक सूक्ष्म यांत्रिक जो होते हैं तत्व जो होते हैं कई भौतिक क्रियाओं जैसे परासरण, विसरण आदि की भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार अनेक जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे तंत्रिका आवेग जो होते हैं, संवहन आदि में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जल की मात्रा जो होती है जीव द्रव्य में सर्वाधिक अथवा लगभग 85 से 90% होती है, जो कि डिस्पर्जन माध्यम होती है। इसमें अन्य तत्व उपस्थित होते हैं। जल जीव द्रव्य की 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक तो फ्री स्टेट और दूसरा होता है बाउंड स्टेट। प्रथम अवस्था में जल जो होता है मुक्त जल या फ्री वाटर कहलाता है। द्वितीय अवस्था में ये बाउंड वाटर के नाम से जाना जाता है। प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित कुल जल का लगभग 95% जल मुक्त जल होता है, जिसमें अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। शेष 5% जल जो होता है बंधित जल होता है, जो कि प्रोटीन अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड और अन्य बलों के साथ संलग्न अवस्था में पाया जाता है। स्थलीय प्राणियों और पौधों के जलीय प्राणियों और पौधों की अपेक्षा जल की कम मात्रा पाई जाती है। शुष्क जो होते हैं ड्राई प्रोटोप्लाज्म में कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो प्रोटीन 45%, शुगर जो होती है 25%, वसाएं 25% और अन्य पदार्थ जो होते हैं वो 5% जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बने यौगिक, अकार्बनिक पदार्थ, लवण,
गैस या मुक्त अवस्था, आयनिक अवस्था में उपस्थित सल्फर, आयरन, फास्फोरस, क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स की। प्रोटोप्लाज्म के इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में जल, लवण और गैस पाए जाते हैं। जल जो होता है यह जीव द्रव्य का सर्वाधिक मात्रा वाला घटक होता है जो लगभग 90% भाग में पाया जाता है। यह मेटाबॉलिक क्रियाओं हेतु आवश्यक होता है, अतः इसकी निश्चित मात्रा जो होती है अनुपातिक रूप से हमेशा बनाई रखी जाती है। यह खनिज लवणों के विलायक के रूप में कोलाइडल पदार्थों के डिस्पर्जन माध्यम के रूप में क्रियाशील होता है। चूंकि इसका पृष्ठीय तनाव अधिक होता है, अतः कोशिका को यह तापक्रम के उतार चढ़ाव के प्रति अधिक सुग्राही बनाता है। सॉल्ट्स जो होते हैं ये जीव द्रव्य के 1% से भी कम मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु फिजियोलॉजी के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अनेक प्रकार के जो होते हैं रेगुलेटिंग सिस्टम हेतु आवश्यक होते हैं। प्रोटीन्स की सामान्य मात्रा लाल रूप में प्रोटीन की सामान्य मात्रा जो होती है तरल रूप में प्रोटोप्लाज्म की बनी रहती है ना। लवण जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्रियाशील होते हैं, आयनिक रूप में उपस्थित रहकर क्रियाशील बने रहते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम और क्लोराइड आयनों के रूप में पाया जाता है। जीव द्रव्य के संगठन में कुछ आयन विशेष महत्व होते हैं, जैसे फॉस्फेट समूह जो होता है, फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आदि के साथ संलग्न रहता है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में यह एटीपी चक्र में मुख्य भूमिका निभाता है। अन्य लवणों के मुख्य आयन जैसे लोहा, तांबा और अनेक जो होते हैं अमीनो एसिड से क्रिया कर हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, हीमोसाइनिन आदि में संश्लेषण हेतु आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार आयोडीन, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम कोशिका मेटाबॉलिज्म में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसके अलावा जो होती हैं इनमें गैसेस पाई जाती हैं, जिनमें की कोशिका मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के दौरान सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि ऑक्सीजन श्वसन हेतु आवश्यक होती है, किंतु अमोनिया जो होती है वह कुछ कार्बनिक गैसें, मीथेन आदि की मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में बनती है, जिसका निष्कासन उचित विधि से किया जाता है और ये सभी कोशिका द्रव्य के घटक के रूप में अपना अलग अलग स्थान रखती हैं। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें, कार्बनिक घटक की बात करें तो जीव द्रव्य में कार्बनिक घटकों में प्रोटीन, शर्करा, वसा, किण्वक, रेगुलेटिंग सब्सटेंसेस जैसे विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म का लगभग 45% भाग बनाते हैं। ग्रीक भाषा में प्रोटीयू प्रथम स्थान प्राप्त करने के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है। ये कार्बनिक पदार्थों के सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, प्रथम स्थान पर आते हैं। वैसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि एक से अधिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। स्पेसिफिसिटी और भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये अमीनो एसिड की श्रृंखला से बने होते हैं और बहुलक होते हैं। ये अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं जो कि मैग्नीशियम, लोह, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड के साथ में मिलकर अनेक महत्वपूर्ण यौगिक बनाते हैं। शर्करा व्यवस्थाओं के साथ मिलकर अनेक डेरिवेटिव बनाते हैं। इसका अणुभार अन्य कार्बनिक यौगिकों की अपेक्षा अधिक जो होता है 5000 से 1 करोड़ तक होता है। ये सामान्यतः कोलाइडी अवस्था में पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं गर्म किए जाने पर विकृत होकर अमीनो एसिड में विघटित हो जाते हैं। कुछ प्रोटीन जो होते हैं फाइब्रस नेचर के होते हैं जो कि शलाखा रूपी होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं। ये आकृतियां जो होती हैं फोल्ड्स द्वारा बनाते हैं कि तंतु की प्रोटीन जो होते हैं स्ट्रक्चरल रचनाएं बनाते हैं, जबकि गोलाकार प्रोटीन जो होते हैं हार्मोन, एंजाइम और एंटीबॉडीज बनाते हैं। अमीनो एसिड में एक अमीनो समूह जो होता है एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। अमीनो समूह जो होता है क्षारीय होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। लगभग 22 प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में अमीनो समूह जो होता है मुक्त अवस्था में अमीनो एसिड पूल में उपस्थित रहता है। यह सामान्य अमीनो एसिड का अणुसूत्र होता है। इसमें R अनेकों प्रकार के रासायनिक संयोजन को इंगित करते हैं। विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अमीनो एसिड एक दूसरे से जो होते हैं पार्श्व श्रृंखला R द्वारा भिन्नता प्रदर्शन रखते हैं। उदाहरण के लिए एलेनिन में R एक कार्बन अणु होता है, जबकि ल्यूसीन में R 4 कार्बन अणु से बना होता है।
एसिडिक अमीनो एसिड जैसे एस्पार्टिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है COOH समूह, एसिड ग्रुप जो होता है COOH समूह अधिक श्रृंखला से जुड़ा रहता है। क्षारीय अमीनो एसिड में NH2 समूह द्वितीय होता है, उदाहरण के लिए आर्जिनिन। अम्लीय और क्षारीय अमीनो एसिड जो होते हैं सामान्यतः pH जो होती है इन समूह पर आवेशित हैं। उदासीन अमीनो एसिड्स के R समूह अनावेशित होते हैं। अम्लीय और क्षारीय अम्ल जो होते हैं वो जल रागी या वाटर लविंग होते हैं। उदासीन अमीनो एसिड जल विरागी होते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित 22 अमीनो एसिड के नाम जो होते हैं, कुछ सूत्र जो होते हैं 22 अमीनो एसिड्स की बात करें तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूमेटिक एसिड, लाइसिन, है ना, आर्जिनिन, ग्लूटामिन इत्यादि पाए जाते हैं। दो अमीनो एसिड की श्रृंखलाबद्ध होने से इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और इसमें एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो समूह से जुड़ता है। इस दौरान जल का एक अणु मुक्त होता है। पेप्टाइड बॉन्ड की एक और विशेषता यह है कि कार्बोक्सिलिक समूह की ऑक्सीजन पर हल्का ऋण आवेश होता है तथा एमाइड समूह के हाइड्रोजन पर क्षीण धन आवेश होता है और इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सहायक होते हैं। अमीनो एसिड के जुड़ने से बने जो होते हैं पॉलीमर जो होते हैं प्रोटीन की जो होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर भाग लेने वाले अमीनो एसिड की श्रृंखला संख्या प्रकार पर निर्भर करती है। अमीनो एसिड का विशिष्ट अनुक्रम में श्रृंखलाबद्ध होना अनेक संयोजन संगठनों अभिक्रियाओं से भाग लेने विशिष्टता प्रदर्शित करने की क्षमता पाई जाती है। प्रोटीन की जो होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस बात पर निर्भर करती है कि अमीनो एसिड किस प्रकार से 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। इस प्रकार इनकी आकृतियां भिन्न भिन्न बनती हैं। अल्फा बीटा कुंडलन अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित हो सकते हैं। श्रृंखलाएं समानांतर रूप से कुंडल बनाते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए व्यवस्थित होते हैं। प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर यदि होती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के स्वयं के ऊपर विशिष्ट तरीके से वलनित होने से बनती है। तृतीय प्रोटीन या गोलाकार जो होते हैं प्रोटीन बनाने के दौरान अणुओं के बीच बीच में क्षीण अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं हाइड्रोजन बंध इन्हें स्थिर बनाती हैं। इन्हीं क्रियाओं के आवेशित अमीनो एसिड की आयनिक जो होती हैं अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड भी भाग लेते हैं। इस प्रकार त्रिविम स्वरूप में R समूह अलग अलग स्थूल पर उपस्थित हो सकते हैं जो श्रृंखलाओं को इस प्रकार से वलनित होने में सहायक होते हैं, जो कि जल विरागी समूह जल से दूर रखे जाते हैं और जल रागी समूह जल सतह पर व्यवस्थित होते हैं। प्रोटीन की जो होती है चतुर्थक संरचना जो कि 2 या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संयोजन से बनती है। जैसे हीमोग्लोबिन A में 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो हीम को केंद्र से लेकर इसके इर्द गिर्द व्यवस्थित होती हैं। फेरिटिन जिसका अणुभार 480,000 होता है 480000, ये जो होता है एक और स्तनियों में पाए जाने वाले जटिल प्रोटीन होते हैं जिसमें 20 समान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक श्रृंखला में 200 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये मिलकर बहुत गोलाकार संरचना लोह के परमाणु के चारों ओर बनाती हैं। श्रृंखलाएं जो होती हैं इनके मध्य में उपस्थित क्षीण जो होते हैं अन्योन्य क्रियाएं चतुर्थक संरचना जो होती है बनाए रखने हेतु रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्रोटीन अणु में विभिन्न श्रृंखलाओं में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड अन्योन्य अभिक्रियाएं और बल भी इसे त्रिविम स्वरूप प्रदान करते हैं। अधिक ताप और अन्य क्रियाओं से प्रोटीन विकृत हो जाते हैं और बॉन्ड टूट जाते हैं, अमीनो एसिड में विघटित हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।